हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का आज तीसरा लेक्चर देखेंगे। और बच्चों, आप लोग कॉपी और कलम खोल के रेडी रहेंगे। तो जो हम लोग दो लेक्चर में अभी तक देखे थे, तो पहला लेक्चर में देखे थे लॉग के बारे में, दूसरा लेक्चर में देखे थे एंटी लॉग के बारे में। ट्रिक के साथ हम लोग लॉग एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि इस चैप्टर में जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर पहुंचेंगे तो उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमें लॉग और एंटी लॉग की आवश्यकता पड़ेंगे। ठीक है, देखो ये चैप्टर बहुत आसान है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन न्यूमेरिकल के पर्पज से बहुत अच्छा माना जाता है। खास करके दोनों के लिए, मैथ और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बहुत आसान सा टॉपिक है बाबू। तो हम लोग शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने के लिए जो हमें विपॉन्स हथियार के रूप में लॉग एंटी लॉग चाहिए, वो हम लोगों ने देखा। आज शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे रासायनिक बल गतिकी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, वीडियो हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ होंगे। ठीक है, देखो इस केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानना पड़ेगा आखिर ये केमिकल काइनेटिक्स है क्या। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या स्टडी करनी है। ओके, देखो बाबू, चाहे आप फिजिकल पढ़ते हो, चाहे आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे या फिर इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, ये जो तीनों सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री का, इस तीनों सेक्शन में आपको रिएक्शन के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। अब रिएक्शन जानकारी होने की स्टैंडर्ड अलग अलग है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो इस चैप्टर में जो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जो कोई रिएक्शन होता है ना, कोई रिएक्शन होता है, मान लिया जाए वो किसी बर्तन में मैंने ए को रखा, केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ है, उसको मैंने ए माना, बर्तन में रखा, इसकी कुछ अमाउंट लिए होंगे, है ना, इसकी कुछ अमाउंट लिए होंगे। जैसे ही मैंने इस बर्तन में रखा, कुछ समय के बाद ये जो ए है वो बी में बदल गया। तो बी में कब बदला होगा, इसकी जो अमाउंट हम लोग को कुछ लिए होंगे, उसी अमाउंट में से कुछ अमाउंट निकल गया होगा, और निकल कर हमें निकल गया होगा, तब दूसरा पदार्थ बनी जिसे हम लोग बी नाम दिए। जो बर्तन में लिए थे वो रिएक्टेंट हुआ, अभिकारक हुआ, और अभिक्रिया करने के बाद, रिएक्शन करने के बाद जो नए सब्सटेंस हमें मिला उसे हम लोग क्या नाम देंगे, उसे हम लोग प्रोडक्ट नाम देंगे। तो केयर करोगे, ये जो रिएक्शन हुआ समय दिया, तो समय दिया तब तो बी बनाना, ए से बी बना, और समय जो दिया वो समय के सापेक्ष ये किस रेट से बी बना, टाइम दिया, टाइम किस रेट से हमें बी बना, उस रेट को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, अभिक्रिया की वेग बोलेंगे। डिस्कस करें, अभी डिस्कशन टॉपिक है, हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की यहाँ हम लोग तीन पहलू के बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। वो कौन कौन से पहलू है, पहला है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, हालांकि इसे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है, अभिक्रिया वेग। ओके, पहला स्टडी करेंगे। और अगर ये कोई अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की वेग क्या होगी, और अगर ये अभिक्रिया वेग है, इस अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक हैं, है ना, फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इस रिएक्शन के रेट को, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रही है, और अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो किस प्रकार से हो रही है, वो एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है या एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो जब हम रिएक्शन के स्टेप का स्टडी करना शुरू करेंगे तो हम बोलते हैं मैकेनिज्म, किस प्रकार से हुआ, किस पर किसने पहले अटैक किया, है ना। हालांकि हम लोग ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के टर्म में बात करते हैं, उसी प्रकार से ये किस प्रकार से रिएक्शन हुई, कितने स्टेप में हुई, तो उसको हम नाम देंगे मैकेनिज्म। तीसरा स्टडी करेंगे मैकेनिज्म, है ना, किसी रिएक्शन को होने की जो उसकी विधि है उसी को कहते हैं हम लोग मैकेनिज्म। तो हम लोग जहाँ पे इस तीन चीज़ों का स्टडी करेंगे उसी को नाम देंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स।
तो केमिकल काइनेटिक्स को बच्चों हम लोग बड़े ही प्यारा सा सेंटेंस में, बड़ी सिंपल सेंटेंस में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर इफेक्टिंग इट एंड देयर मैकेनिज्म, इट्स कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। रसायन की वह शाखा, केमिस्ट्री की वह ब्रांच जहाँ पर किसी अभिक्रिया के अभिक्रिया वेग, उसको प्रभावित करने वाले कारक एवं उसके मैकेनिज्म का, क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, उसी को नाम क्या देते हैं बाबू? केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो चलो थोड़ा सा मैं डिफाइन कर लूँ। रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study, किसका बाबू? the study of rate of reaction, दूसरा फैक्टर affecting it and their mechanism, is called rate of reaction. तो किसका किसका स्टडी करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन, उसको प्रभावित करने वाला कारक एंड देयर मैकेनिज्म। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे बाबू, केमिस्ट्री का वह ब्रांच, जहां अभिक्रिया वेग कोमा इसे प्रभावित करने वाले कारक एवं इसके मैकेनिज्म, देखो लिखा हो मैकेनिज्म, एवं इसके मैकेनिज्म MECHANISM, एवं इसके मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन किया जाता है, कॉमा देना बाबू, कॉमा देना, केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। तो देखो इनमें जो पहला जो केस है रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा केस फैक्टर इफेक्टिंग इट, इसको तो हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो रास्ते में जो हमें मैकेनिज्म मिलेंगे, थोड़ा सा मैकेनिज्म को हम लोग डिस्कस कर लूँ, तब देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और उसके फैक्टर इफेक्टिंग इट। चलो देखता हूँ मैकेनिज्म। कोई रिएक्शन किस प्रकार से होती है? सपोज दैट कि मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में एक केमिकल सब्सटेंस को रखा, उस केमिकल सब्सटेंस का कुछ अमाउंट होगा, उस केमिकल सब्सटेंस का नाम मैंने ए रखा। जब ए को मैंने रखा तो कुछ देर के बाद वो डी बन गया, है ना, अभिकारक के रूप में, रिएक्टेंट के रूप में मैंने ए को लिया, कुछ देर समय के बाद वो डी बन गया। अब जिस रेट से बना होगा, तो जब इस रिएक्शन के बारे में स्टडी किया गया तो देखा कि ये रिएक्शन कई स्टेप में हो रही थी। जब इसका स्टडी किया गया, जब स्टडी करोगे तो क्या कहलाएगा? मैकेनिज्म। तो देखा कि कई स्टेप में हुआ, जिनमें से पहला जो स्टेप था, वो स्टेप ए जो था, वो ए सीधे डी को नहीं बना रही थी, बल्कि ए ने पहले बी को बनाया। तो फिर स्टडी किया गया कि ये जो बी था, स्टेप दूसरा में, ये जो बी था, बी पुनः
बी पुनः किसको, सी को बनाती है। तब जाकर स्टेप थर्ड जब देखा गया तो जो सी था, सी जाकर तब डी को बनाती है। मतलब ये हुआ, इन सबको अगर जोड़ो तो ये बी बी से कैंसिल है, सी सी से कैंसिल है, तो प्रोडक्ट कैसा मिला, ए से हमें डी मिल रहा है, ए से हमें डी मिल रहा है। समझने की कोशिश करो बाबू। देखो रिएक्शन ए रासायनिक पदार्थ लिया, हमें डी बना, लेकिन डी बनने के दौरान रास्ते में और कई घटनाएं प्रोडक्ट के रूप में बन रही थी। वो प्रोडक्ट कौन कौन था, ए से डी बनने में, ए से डी में बी बना, ए से डी में बी बना, तब बी जाकर फिर सी में बना, और तब सी जाकर डी में बना। तो बी और सी अनस्टेबल प्रोडक्ट होंगे। वो अनस्टेबल होने के कारण वो तब तक अपने आप को परिवर्तित करते रहता है जब तक वो अस्थायी के रूप में नहीं मिल जाता। तो बीच डी के अलावा जो बीच में हमें प्रोडक्ट बनी, उस प्रोडक्ट को नाम देंगे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नाम देते हैं। आप मध्यवर्ती उत्पाद भी बोल सकते हो। मतलब जब कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन कोई रिएक्शन होता है कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गई, सीधे प्रोडक्ट को बना दिया। तो कोई कई स्टेप में कंप्लीट होते हैं, तो जो बीच में प्रोडक्ट बनेगा, जो हमें दिखाई, उसको स्टडी करने पे पता चलती है अनस्टेबल होने के कारण, उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और रिएक्शन के इस प्रकार के होने की विधि को जब हम स्टडी करेंगे उसे नाम देते हैं हम लोग मैकेनिज्म। ओके बाबू, चलो ये तो क्या था, हाइपोथेटिकल मैटर थी। हम एक आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है डायनाइट्रोजन डाइऑक्सीजन एवं डाइक्लोरीन। एक बर्तन लिया, उस कंटेनर में डायनाइट्रोजन, जिसे आप नाइट्रोजन बोल सकते हो, डाइऑक्सीजन जिसे आप ऑक्सीजन बोल सकते हो, डाइक्लोरीन जिसे आप क्लोरीन बोल सकते हो। जब कंटेनर में इस तीनों का मिक्सर लिया गया तो कुछ समय के बाद देखा ये रिएक्शन करके NaCl को बना देती है। NaCl, इसको नाइट्रोसाइल क्लोराइड बोलेंगे। नाइट्रोसाइल क्लोराइड बोलते हैं, है ना। क्या बना दिया इसने, नाइट्रोसाइल क्लोराइड को बना दिया। 2 नाइट्रोजन था, 2 ऑक्सीजन था, 2 क्लोरीन था, हमने सबको ऐसा कर दिया। ओके बाबू, जब इस रिएक्शन का स्टडी किया गया बाबू, तो देखा ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी। तो जब इसके स्टेप को स्टडी करें उसको नाम देंगे हम लोग मैकेनिज्म। चलो मैकेनिज्म देखो इसका। मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि जो डायनाइट्रोजन है, ये कैसे पता चलेगा, आप बुक से स्टडी करके कर पाओगे। हम लोगों के पास कोई लैब नहीं होता। हम लोग जब तक बुक का स्टडी डिटेल्स नहीं कर पाएंगे तब तक आपको भी पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। फिर जो डायनाइट्रोजन है, डाइऑक्सीजन से रिएक्शन करती है पहला स्टेप में और बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके बाबू, 2 था तो मैंने 2 से कर दिया। स्टेप टू में ये जो हमको नाइट्रिक ऑक्साइड बना, ये अनस्टेबल होने के कारण, अस्थायी होने के कारण फिर से उस रिएक्टेंट से अभिक्रिया कर जाएगी जो कि हमें इसमें शेष बच गया था। किससे करेंगे, क्लोरीन से अभिक्रिया कर जाती है, ये क्लोरीन से, और बना देती है नाइट्रोसाइल क्लोराइड। ये 2 हैं, ये 1 है, मैंने इसको कर दिया। तो देखो आपके पास रिएक्शन बैलेंस है। अब जब दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो देखो ये इसके साथ कैंसिल है ना। अब सम करोगे तो डायनाइट्रोजन डाइऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी, डाइऑक्सीजन एवं क्लोरीन से रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगा बाबू, 2NaCl। अब देखो जब ये रिएक्शन हो रही थी, NaCl बन रहा था, उसके बीच में एक हमें और प्रोडक्ट बनी जो हमें अस्थायी होने का नहीं दिख रहा था, उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो इस प्रकार का स्टडी को नाम देंगे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। चलो एक इसके फैक्टर तो हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है, अगर आप 12 के बच्चे हों तो पूछता है व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। उसकी यूनिट हमें बार बार काम आएंगे और इसी को लेते हम लोग आगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हालांकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपको नहीं पढ़नी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक। आ जाओ हम लोग शुरू करते हैं।
रेट ऑफ रिएक्शन। आप वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो। इसे हम लोग जनरली स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर भी कर सकते हो। अभिक्रिया वेग हम लोग हिंदी में लिखेंगे, अभिक्रिया वेग। समझना बाबू, शिथिलता के साथ समझना। फिर से मैं अभी जो मैंने माना था उसी को मैं फिर से ले रहा हूँ। एक कंटेनर मैंने ए रिएक्टेंट को लिया, अभिकारक को लिया, और इसके मैंने कुछ अमाउंट को लिया, अमाउंट, और वो अमाउंट हम लोग किसी भी रूप में ले सकते हैं। हालांकि चेंज प्रेशर में भी होगा, चेंज कंसंट्रेशन में भी होगा। कंसंट्रेशन मतलब मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी। ये जो अमाउंट हम लोग ले रहे हैं मोल पर लीटर में ले रहे हैं। मान लिया जाए कि ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के यहाँ पे जो अमाउंट है वो कितना है, 10 मोल पर लीटर है। और अगर 10 मोल पर लीटर है, चलो 100 मानता हूँ, 100 मोल पर लीटर यहाँ पर है। 100 मोल पर लीटर यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट लिया गया है। 100 मोल पर लीटर रिएक्टेंट लिया गया है। कुछ समय अगर इस रिएक्टेंट को मैं उस कंटेनर में छोड़ दूं तो ये देखा कि ए जो है वो ए से कुछ बी बना होगा, बी बन गया। तो 100 मोल पर लीटर जो है इनमें से कुछ अमाउंट निकला होगा तब तो बी बना होगा। ओके बाबू, देखो मोल पर लीटर ले रहे हैं, इसका मतलब मोलारिटी ले रहे हैं। मोल पर लीटर मतलब मोलारिटी हम ले रहे हैं, मोलारिटी, मोलारिटी, इसको आप मोलरता बोलते हैं, हम लोग सॉल्यूशन में पढ़े भी थे। इसी अमाउंट में से कुछ अमाउंट निकला तो जाकर क्या बना, बी बना। ओके बाबू, अमाउंट जो निकला वो बी बना। तो ये जो अमाउंट ए था, ए का जो अमाउंट था उस अमाउंट से निकल के बी बना। बी बनने में कुछ समय लगा होगा। किस रेट से बना बी, जब समय लगा तो किस रेट से बना बी। तो इसके अमाउंट में मतलब मोलरिटी में, मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन में, क्योंकि कंसंट्रेशन को हम लोग कई प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बताया था मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, कई प्रकार से दिखाते हैं। तो मोलर कंसंट्रेशन में टाइम के रिस्पेक्ट में जितना उसका चेंज होगा उसी को नाम देंगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। देखो चेंज होगा, चेंज दो प्रकार के हो सकते हैं। जब रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट के अमाउंट में कमी आएंगे, प्रोडक्ट के अमाउंट में वृद्धि होगा, क्योंकि यही निकल कर इसी से निकलेगा तब नहीं ये बनेगा। ये 100 मोल पर लीटर था, अगर इससे 10 मोल पर लीटर निकल गया तो 10 निकल गया, तो अब इसका कितना 90 बच गया, 10 इसी में आ गया ना। तो चेंज दोनों प्रकार से हो सकता है। हालांकि अंतर यही कि इसका जब चेंज होगा तो इसमें कमी आएगा, इसमें वृद्धि होगी। तो टाइम के रिस्पेक्ट में, यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जितना चेंज होगा उसी को नाम देंगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन क्या हो गया, द चेंज इन कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन को शॉर्ट में लिखा हूं, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका किसका बाबू, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम is called rate of reaction। ओके, छोटी आर से लिखा है, हिंदी वाले बच्चों लिखोगे बाबू। हालांकि कंसंट्रेशन जहां लिखे हो, कंसंट्रेशन अगर इसे मोलर कंसंट्रेशन लिखें तो और अच्छा होगा। चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन तो होगा, लेकिन कौन सा कंसंट्रेशन, मोलारिटी वाला। मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, ठीक है। लिखो बाबू हिंदी वाले बच्चों, प्रति इकाई समय में
अभिकारक अभिकारक या उत्पाद अभिकारक या उत्पाद के मोलर सांद्रता, मोलर या लिख दिया हूं मैं सांद्रता ब्रैकेट में मोलारिटी, ओके, प्रति इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के मोलर सांद्रता में परिवर्तन मोलर सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहा जाता है। ओके, इसी को आप दूसरे प्रकार से लिख सकते हो बाबू। तो चेंज दो प्रकार से हो गए ना, जब रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट के अमाउंट में टाइम के रिस्पेक्ट में कमी आएगी और प्रोडक्ट के अमाउंट में टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, वृद्धि होगा। तो हम लोग कह सकते हैं प्रति इकाई समय में पर यूनिट टाइम में पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट के रेट में कमी या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कमी या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन वृद्धि को हम लोग क्या देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन नाम देंगे। ओके, इससे आप दूसरे प्रकार से लिख सकते हो और करके द चेंज द decrease in concentration or the decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product per unit time is called rate of reaction। हिंदी वाले बच्चों लिखोगे बाबू, प्रति इकाई समय में अभिकारक के सांद्रता में कमी या उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि को अभिक्रिया वेग कहा जाता है। ओके, नोट करके लिखोगे, ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है, तब हम लोग इसका यूनिट देख लेंगे बाबू। देखो, फिर इस रिएक्शन में आ जाओ। मैंने कहा कि जो अभिकारक के रूप में मैंने ए लिया था, ए का कुछ अमाउंट था और वो अमाउंट किस रूप में लिया हमने, 100 मोल पर लीटर लिया, ठीक है। और इसी को रिएक्शन करना है, बट किसी बहुत कम ही ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कि जितना अमाउंट लिया गया वो सारे के सारे अमाउंट प्रोडक्ट में बदल गया हो। अगर ऐसा होता तब तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती। देखो, मान लिया जाए, इसको समझने के लिए थोड़ी सी मैं क्या करता हूँ, आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। मान लिया जाए कि आपके पास 100 रुपये हैं, मैंने यहाँ 100 मोल पर लीटर लिया था, आपके पास 100 रुपये हैं, आपका अमाउंट कितना, 100 रुपये है। उस 100 रुपये में से आपने 90 रुपये किसी को कर्ज के रूप में दे दिया है, तब आपके पास बचे कितने, 10 रुपये। तो आप अपना जो काम धंधा चला सकते हो, इसी 10 रुपये से चला सकते हो, उस 90 रुपये से नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो मनी तो थी लेकिन अक्रियाशील थी, इनएक्टिव फेज में था, किसी को आपने दे दिया था, वो आपके काम के तो है नहीं। जो क्रियाशील जो अमाउंट आपके पास है, जिसे आप काम कर सकते हो, उसको वो कितना, 10 रुपये है। उसी प्रकार से जब हम लोग कोई रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन में जितना हम लोग अमाउंट लेते हैं वो सारे रिएक्शन में भाग नहीं ले पाते, उसके कुछ ही अमाउंट भाग लेते हैं। जो कुछ अमाउंट भाग लेंगे
वही प्रोडक्ट को बनाएगा। दैट मीन्स उसी पर रेट डिपेंड करेगा। और जितना अमाउंट रिएक्शन में भाग लिया कि मैं प्रोडक्ट बना ही लूँगा, मैं प्रोडक्ट बना ही लूँगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव मास। क्या बोलते हैं बाबू? एक्टिव मास। रिएक्टेंट का वो अमाउंट जो क्रिया करने के लिए तत्पर रहती है उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव मास। और इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 10 ग्राम जो रिएक्शन में 10 ग्राम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए जो तैयार था उसको नाम देंगे हम लोग एक्टिव मास। और उसी एक्टिव मास पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन खूब पूछता है, रिएक्शन का रेट समानुपाती होते हैं किसके? एक्टिव मास के, मोल फ्रैक्शन के, दोनों के, किसी के नहीं तो किसके नाम दोगे? किसका जवाब दोगे? एक्टिव मास का। ठीक है, तो मैं नोट करूं, नोट करता हूं। रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू किसके बाबू? प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। हिंदी वाले बच्चों लिखोगे, अभिक्रिया वेग को देना एक्टिव मास ब्रैकेट में, एक्टिव मतलब सक्रिय, मास मतलब द्रव्यमान। अभिक्रिया वेग एक्टिव मास ब्रैकेट में सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ओके बाबू, चलो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभिक्रिया का वेग जो होंगे उनमें से टोटल मास पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ उसी मास पर डिपेंड करेगा जो कि भाग लेने के लिए तत्पर है, जो कि भाग लेता रिएक्शन में, उस मास को देंगे एक्टिव मास। और मास किस रूप में बाबू? मोलर कंसंट्रेशन के रूप में। और मोलर कंसंट्रेशन निकल गए, इसी से मोलर कंसंट्रेशन निकल कर इधर आया और उसी मोलर कंसंट्रेशन को एक्टिव मास नाम दिया गया। इसका मतलब ये हुआ एक्टिव मास का भी इकाई क्या होगा? मोल पर लीटर होंगे। एक्टिव मास की इकाई क्या होगी? मोल पर लीटर होंगे। ठीक है, चलो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की इकाई देख लूं। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया वेग की इकाई, अभिक्रिया वेग की इकाई देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग, हमने आर दिया नाम, तो वो क्या था? चेंज। ये चेंज से दिखाया हम लोग किसमें? सांद्रता में। कौन सा सांद्रता? मोलर कंसंट्रेशन। और उसे मैं सी मान रहा हूं। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। यहाँ डीसी क्या है बाबू? चेंज इन कंसंट्रेशन है। सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ? और कौन से सांद्रता? मोलर सांद्रता, मतलब मोलरता। ठीक है, और टाइम हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। dt, दिस इज द चेंज इन टाइम। कितने समय में कितना परिवर्तन हुआ? समय में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इकाई क्या होगी भाई? यूनिट ऑफ आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, dc अपॉन dt बराबर dc चेंज इन कंसंट्रेशन। और कौन सा कंसंट्रेशन? मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन बोले तो मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या क्या होती है? यूनिट क्या होती है बाबू? मोल पर लीटर। और नीचे में टाइम का तो टाइम रहने दो। ठीक है, टाइम कुछ भी हो सकता है, सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकते हैं, घंटे हो सकते हैं, ईयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसी के नीचे में आप इसी के नीचे में लिखोगे। ठीक है, मैं यहाँ बराबर करके लिख रहा हूँ। मैंने कहा था इसी को हम लोग ऐसा लिख दें, मोल पर लीटर
और ऊपर चला गया पर टाइम, है ना, मोल पर लीटर ऊपर गया बाबू पर टाइम। और ख्याल कर, मैंने एक चीज़ और कहा था जब हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि पर लीटर को, कि हमने कहा था कि लीटर को हम लोग डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। तो पर लीटर को पर डेसीमीटर क्यूब बोल सकते हैं हम लोग। तो इसकी एक इकाई और बन जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन की। इसी के नीचे आप लिखो बाबू, आप इसी के नीचे बराबर मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर टाइम, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर मिनट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप इसे जल्दी से लिखेंगे। एक नोट करके लिखो। देखो, अगर रिएक्शन गैसीय अवस्था में एग्जिस्ट कर रहा हो तब तो वहां पर कंसंट्रेशन नहीं होगा ना, तब किस में चेंज होगा, उसके प्रेशर में चेंज होगा। ठीक है, फॉर गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा बाबू, रेट ऑफ रिएक्शन सब पर डिस्कस करेंगे। यू हैव नॉट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो किस में होगा, उसके प्रेशर में कितना चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे डीपी क्या है, प्रेशर में चेंज, यहाँ पे डीपी चेंज इन प्रेशर लिख लोगे, प्रेशर है बाबू ये। ठीक है, दाब में परिवर्तन, और डी तो जान ही रहे हो, चेंज इन टाइम, समय में परिवर्तन। ठीक है, अब अगर आप इसकी यूनिट बनाते हो तो अब यूनिट ऑफ आर, यहाँ पे आर का यूनिट क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम। और प्रेशर की इकाई क्या होती है बाबू, एटीएम होती है, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम। ओके, और नीचे में टाइम था, टाइम को हम टाइम लिख रहे हैं, टाइम कुछ भी हो सकता है, टाइम। इसको ऊपर ले जाओ तो एटमॉस्फेयर पर टाइम आएंगे, एटमॉस्फेयर पर मिनट, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसे जल्दी से नोट करें। कर लिए होंगे। तो देखो बाबू, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक क्या देख लिए कि रिएक्शन के रेट को हम लोग यहाँ पर रिएक्शन के रेट को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्शन का रेट क्या है, उसके मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म क्या उसको हम लोगों ने देख लिया, रिएक्शन का रेट क्या उसे भी हम लोगों ने देख लिया। इसे आप घर में अच्छे ढंग से तैयारी करो, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे बार बार पड़ेंगे। अब इस रिएक्शन के रेट के प्रभावित करने वाले कारक कौन है, और जितनी भी जानकारियाँ इसके बारे, इससे रिलेटेड जितनी जानकारियाँ हैं उसको हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, है ना, नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ। तब तक आप इसे क्लियर कर लें, एक कॉपी निकालें और कॉपी में एक अच्छे से नोट को बनाते गए। हम लोग शुरुआत तो किए हैं बहुत ही नीचे से जाकर, लेकिन उठेंगे कहाँ तक, वहाँ तक जहाँ तक केमिस्ट्री जाकर अंत हो जाएगी। मतलब 12 से हम लोग लेते लेते IIT JEE मेंस एडवांस तक ले जाएंगे। इसलिए आप इसे शुरू से अंत तक क्या करो, पूरी तरह से एक दृढ़ता के साथ एक सॉलिड नोट को बनाओ, ताकि जब भी आपको कहीं किसी कंपटीशन को फेस करना पड़े या तो फिर किसी और चीज़ को फेस करना पड़े, तो हमें एक कहीं फिर से दूसरी चीज़ की हेल्प की आवश्यकता ना पड़े, हम लोग उस नोटबुक से पढ़ के अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक बार मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। एक बार अच्छे से मेहनत करोगे तो मेहनत आपको तब तक रंग लाते रहेगा जब तक आपके लाइफ इस स्टडी सेक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलो हम लोग इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं, नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को RK सेन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।